बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पाकिस्तान को बहुत बड़ी सुक्की का सामना करना पड़ा उस वक्त जब उन्होंने जो अदालती इस्लाहात का आइनी पैकेज था उसमें उसकी अप्रूवल के लिए उसको नाकामी हुई और गुज़िश्ता यानी कि 3 दिन से जो एक हिजानी कैफियत थी और रात दिन जो है वो इसके उस आइनी पैकेज को मंजूर कराने के लिए जितनी सर तोड़ कोशिशें की गई थी वो तमाम की तमाम जो हैं वो यूँ समझ लीजिए कि जी बुलडोज़ हो गई, नाकाम हो गई और वो समंदर बुर्द हो गई। उसकी वजह यह है कि जब मतलूबा अक्सरियत जो है वो पूरी नहीं हो सकी, 2/3 अक्सरियत, तो फिर हुकूमत ने इसमें हुकूमत के पास और कोई चारा नहीं था कि वो सेशन जो है उसको यानी कौमी असम्बली का सेशन जो है वो उसको भी पुट ऑफ कर दें और जो सेनेट का सेशन है वो भी कर दें। यानी ये सब कुछ चारों नाचार हुआ, वरना हुकूमत और उनके हिमायती, मैं इत्तेहादी नहीं, मैं हिमायती की बात करूँगा कि हुकूमत के इत्तेहादी और उनके हिमायती जो थे उन्होंने पूरा प्लान अपना जो है वो तैयार किया हुआ था। उन्होंने एक एक नंबर गेम जो है वो उसको सिक्योर करने के लिए उन्होंने अपनी तैयारी की हुई थी और वो 101% पुरएतमाद थे कि ये आइनी पैकेज जो है वो मंजूर करवा लेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जी वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये एक मौलाना फजलुर रहमान का आप बेशक कह लीजिए कि जो उनका एक एलिमेंट रहा कि उन्होंने आखिर वक्त तक हाँ नहीं की और उसकी वजह से फिर हुकूमत को ये एहसास हो गया और हुकूमत के जो चलाने वाले हैं उनको भी एहसास हो गया कि जी ये अब दाल गलने वाली नहीं है। तो सब चीज़ें जो हैं वो बुलडोज़ हो गई और जो एक पूरा प्लान था यानी यूँ समझ लीजिए वो शेल्फ हो गया। अब उसके बाद का क्या मंजरनामा है, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। अब उसके बाद का ये मंजरनामा शुरू हुआ है कि जिस तरीके से ये अदलिया को काबू करने के लिए जो या अदलिया पर अटैक करने की कोशिश की गई थी एक आइनी पैकेज की सूरत में और अदालती इस्लाहात के नाम पर, अब उसके जो रिपरकशंस हैं वो सामने आ रहे हैं। अदलिया जो वकला मूवमेंट है वो शुरू हो गई है, आज से वकला मूवमेंट शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि जनाब 26 तारीख से, अगले महीने की 26 तारीख से जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। ये ऐलान किया है बाकायदा लॉयर्स मूवमेंट के जो सुरखेल हैं, जो उनके कलीदी रहनुमा हैं उन्होंने, और उन्होंने अंदिया दिया है कि ये जो कोशिश की गई थी अदलिया के ऊपर शब खून मारने की, इसको किसी सूरत जो है वो कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और इसके लिए अदालती जंग जो है उसका भी आगाज़ हो गया है। वो किस अंदाज़ में ये अदालती जंग शुरू हुई है ये बताएंगे हमारे अदील सरफराज। सर सबसे पहले तो मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दूं कि अभी अख्तर मेंगल साहब ने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट ज़रा सुन लें, हमारे नाज़रीन को भी हम बताते हैं कि हमें बिल के हक़ में वोट देने पर मजबूर किया जा रहा था बग़ैर ये बताए कि बिल में क्या है। हमारी शर्त ये थी कि बिल को सामने लाया जाए, इसे अवाम के लिए पेश किया जाए ताकि हम उसे देख सकें। लापता अफराद को रिहा किया जाए, ना कुछ कम ना ज़्यादा। अब जब बिल सामने आ गया है तो समझ आया कि उसे क्यों इतनी सख्ती से छुपाया गया था। जमहूरियत के हामी इस बिल का दिफा किस शर्म के साथ कर रहे हैं। इस बिल के तहत किसी को भी किसी भी वक्त उठाया जा सकता है। मुझे खुशी है कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया, आपने आइन को दफन कर दिया, लेकिन आज आपकी सियासत दफन हो गई है। अख्तर मेंगल साहब की जानिब से ये बयान आना अब बहुत मानी खेज़ है और आपको मालूम है उन्होंने हाल ही में इस्तीफ़ा भी दिया है और गुज़िश्ता रात ये ख़बरें चली कि अख्तर मेंगल साहब के करीबी रुफ़का भी स्पीकर के पास पहुंचे हैं मुलाकात के लिए। उनको लाया गया है और उनको लाने वाले सादिक संजरानी साहब हैं, जहां पर आपको मालूम है उनकी डोरें कौन हिलाता रहा है माजी में। तो ये हालात जो हैं सर, अब देखें, बज़ाहिर मेरी आज मुख्तलिफ़ वकला से बात हुई, आपको जैसा कि आपने इंट्रो में बताया कि आज एक वकला तहरीक का भी बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है और ये उन अशख़ास की जानिब से किया जा रहा है, उन वकला की जानिब से किया जा रहा है जो माजी में जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब के वकील रह चुके हैं। काजी फ़ायज़ ईसा साहब को चीफ़ जस्टिस बनवाने में इन 3-4 लोगों का बड़ा अहम किरदार था। मुनीर मलिक साहब, आपके पुराने दोस्त फैसल सिद्दीकी साहब, हामिद खान साहब इस दौरान जिनके साथ तो अभी भी उनके बड़े अच्छे मरासिम हैं, लोग कहते हैं अभी भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। फैसल सिद्दीकी साहब आपको मालूम है उनके वकील रहे हैं। हामिद खान साहब उस केस में वकील रहे हैं जब सदारती रेफरेंस आया था। सदारती रेफरेंस में मुनीर मलिक साहब बज़ाते खुद यानी कि पर्सनल वकील थे चीफ जस्टिस साहब के, काजी फ़ायज़ ईसा साहब थे, उनको असिस्ट कर रहे थे बैरिस्टर सलाहुद्दीन। तो सर ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए कि भाई क्यों कर चलें, 1 जज हो गया, 2 जज हो गए, 3 जज हो गए, आपके वकला
जो किसी धड़े का भी हिस्सा नहीं है, हमेशा से आपके ही करीबी वो जाने माने गए हैं। अब क्यों कर वो आपसे अलग होते नज़र आ रहे हैं और आपके अगेंस्ट एक स्टांस लेकर खड़े हैं, तो मुझे ये लगता है इंतहाई अदब और एहतराम के साथ जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब को अपना भी कथारसिस करना होगा। जैसा कि कल आपने उनका वो एक पब्लिक स्टेटमेंट देखा है मुनीर मलिक साहब का और फैसल सिद्दीकी साहब का, उसमें उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प सत्र लिखी। उन्होंने कहा कि हम काजी फ़ायज़ ईसा साहब के वकील रहे हैं, मगर अब हम उन्हें मशवरा देंगे कि इज़्ज़त के साथ 25 तारीख को रिटायरमेंट लेकर घर चले जाएं, अदरवाइज़ फिर देखें ना मामलात दूसरी तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर अब काजी फ़ायज़ ईसा साहब को सोचना होगा कि वो एक ऐसी, पहली बात तो यह है तरमीम मुतनाज़ा हो चुकी होने से पहले, दूसरी बात यह है जो पार्लिमान इस तरमीम को लाने जा रही है वो ऑलरेडी मुतनाज़े है, फॉर्म 45 47 वाला। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि एक या दो हलकों की बात हो, चलें हम भुला देंगे उसको। पूरे पार्लिमान की सर बात है। अब पूरा पार्लिमान जब फॉर्म 47 के ऊपर खड़ा हो और अभी तक आपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला भी हतमी शक्ल देने से गुरेज कर रखा हो, आपने हुक्म इम्तना जारी कर रखे हो, पंजाब हो, इस्लामाबाद हो, तमाम ट्रिब्यूनल्स भी काम नहीं कर पा रहे, फैसले ही नहीं हुए कि भाई ये लेजिटिमेसी इसकी बनती है या नहीं बनती। वो आपके एक वो फ्रेज़ याद आ रही है मुझे, वो लास्टिक की शलवार वाली जो है ना ये दरअसल सबसे पहले मतीउल्लाह जान साहब ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, फिर असद अली तूर साहब ने इसको एक नए अरूज पे पहुंचा दिया। फॉर्म 47 तो लास्टिक की शलवार है, किसी भी वक्त उतर सकती है, जो किसी भी वक्त उतर सकती हैं। तो अब उनको भी मालूम है। आज बड़ी दिलचस्प बात की हामिद खान साहब ने, अभी जब सुप्रीम कोर्ट में वो आए ना, उन्होंने अव्वल तो हम नाज़रीन को बता दें कि 19 सितंबर को उन्होंने बाकायदा तौर पर एक नई वकलात तहरीक के आगाज़ का ऐलान किया है लाहौर हाई कोर्ट से। वो ये कह रहे हैं कि इस तहरीक का आगाज़ होगा और ये एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमने आज देखा पार्टिसिपेशन बड़े शॉर्ट नोटिस के ऊपर बड़ी तादाद में वकला, और वो वकला जो प्रोफेशनल वकला हैं, जो वो सियासी वकला नहीं है, ये बाकायदा अदालतों में पेश होने ये वो वकला हैं जो न सिर्फ अदालतों में पेश होते हैं बल्कि जिन्होंने इससे पहले लॉयर्स मूवमेंट को कामयाब बनाया। बिल्कुल एग्जैक्टली। अभी कल ही मैं देख रहा था अली अहमद कुर्द साहब, आपको याद होगा उनकी जुल्फ़ें, आप लोगों ने ही उनको बड़ा मशहूर भी किया था। वो जुल्फ़ें लहरा कर जब तकरीर करते थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के साथ स्टेज पर खड़े होकर, अब वो भी काजी फ़ायज़ ईसा साहब को आईना दिखा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि अब आदिल, एक दिलचस्प बात जो थी ना, जो ये आईनी मसवदा तैयार हुआ, उसमें एक दिलचस्प अमेंडमेंट ये भी थी कि फ़ेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी, यानी एक नई अदालत बनेगी जिसके 4 या 5 जज होंगे, और उसके जो चीफ़ जस्टिस होंगे वो हुकूमत अपॉइंट करेगी, और उस चीफ़ जस्टिस की जो उम्र है, उसकी जो रिटायरमेंट एज है, वो 68 साल होगी। ये बहुत बड़ा इशारा था जनाब एक, और ये यूँ समझ लीजिए कि ये एक बहुत बड़ी बारीक वारदात थी जो कि डलने जा रही थी। एक रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं, यानी अगर 25 अक्टूबर के बाद वो नाफिज़ुल अमल होती है तो फिर 26 तारीख को काजी फ़ायज़ ईसा साहब जस्टिस रिटायर्ड काजी फ़ायज़ ईसा के तौर पर एक चीफ जस्टिस के तौर पर आ सकते हैं फेडरल कोर्ट के। सर अब देखें ना, ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो बताती हैं। अभी हमारे दोस्त हैं मोइज़ जाफरी साहब, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक बड़े दिलचस्प ट्वीट किया। वो कहते हैं कि यहाँ बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, फेडरल कोर्ट की, वो ऑलरेडी काम कर रही है सर। अब ज़रा बड़ा दिलचस्प पहलू है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बना, जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब के ही एक अदालती फ़ैसले की बुनियाद पर उस वक्त की पीटीएम हुकूमत ने एक कानून बनाया बंदयाल साहब का रास्ता रोकने के लिए, उन्हें कमज़ोर करने के लिए, जिसमें ये कहा गया कि अब सिर्फ बंदयाल साहब नहीं बल्कि 2 सीनियर तरीन जजेज़ उनके साथ होंगे तभी कोई बेंच तश्कील पाएगा 184(3) या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के ऊपर। अब उसके अंदर एक सेक्शन 4 है जिसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा है कि आइन की तशरीह के जितने भी मामलात हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के मामलात हों या मफाद आमा के मुकदमात हों, उनके ऊपर कम अज़ कम 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही है सर, ये कानून बना हुआ है, ये कानून ऑलरेडी मौजूद है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो ऑलरेडी इन प्लेस है, वो काम कर रही है। मुतअद्दद मुकदमात अभी हम देख चुके हैं गुज़िश्ता 1 साल के अंदर उस 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने आते रहे हैं, और ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो 5 रुकनी लार्जर बेंच तब्दील होता रहता है। अव्वल तो मैं तो ये शुरू दिन से जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब की ही एक बात को मेरे जहन में बड़ी अच्छी वो मुझे लगी कि उन्होंने कहा था कि जो इस तरह के मामलात हों उनमें सीनियर तरीन जो जजेस साहिबान हों उन पर मुश्तमिल बेंचेस तश्कील पाने चाहिए। अगर आप उसी प्रैक्टिस को यहाँ पर दोबारा से शुरू करते हैं तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को बनाने की मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं है। तो ये सिर्फ जितनी भी लेजिस्लेशन हो रही है सर, मेरी नाकिस राय में, आप हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, ये पर्सन स्पेसिफिक है, और ये वो पर्सन स्पेसिफिक मैं इस वजह से बार बार कह रहा हूँ क्योंकि काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने मेरे ही एक सवाल के जवाब में कहा था कि मैं किसी भी पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन का बेनिफिशरी नहीं बनूँगा। अब
सर बात यह है कि ये भी तो पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन हो रही है। 25 तारीख से पहले ही क्यों कर हो रही है, 25 के बाद हो जाए। मेरी आज बात हुई और है फिर जो फेडरल कोर्ट का जो नया चीफ जस्टिस है उसकी उम्र भी आप जानबूझ के 68 साल कर रहे हैं ताकि इनको मौका मिल जाए। और देखें ना सर, उसके बाद ये तमाम तर जो फेडरल कोर्ट होगी या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर होगी, वो हाई कोर्ट्स भी उसको देखें। पैरेलल जुडिशल सिस्टम जो है वो मुतारफ कराने वाली बात है। बात ये है कि आपने एक जानिब लोग ये कहते हैं ना कि मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकना। देखें, बात अब मंसूर अली शाह साहब से बहुत परे की हो चुकी है। ये एक शख्स की बात नहीं है या जस्टिस मुनीब अख्तर की बात नहीं है, ये ओवरऑल अदलिया की बात है। मेरी यहाँ पर 2 रोज़ कबल ही मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी आपकी हिदायत पर कि देखा जाए कि क्या आइनी तरमीम इस तरह की हो सकती हैं और उन आइनी तरमीम को बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड या उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। तो मेरी जिन वकला से बात हुई है हैरान कुन तौर पर वो हुकूमती जो साइड है उसको बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि टो करते हैं। वो ये कहते हैं कि बेशक पार्लिमान का इख्तियार मौजूद है, वो ये कहते हैं कि पार्लिमान किसी भी तरह की कानून साजी कर सकती है, मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास एक इख्तियार मौजूद है, वो है जुडिशल रिव्यू का। उस सूरत में अगर वो ये समझे कि कोई भी कानून या आइन में तरमीम ऐसी की गई हो जो आइन से मुतसादम हो, आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादम हो, अदलिया की आज़ादी को उसको मुतासर कर रही हो, तो अदलिया उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। तो यहाँ पर तो सर अब बात यह है, जब आप जजेस की अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया ही ऐसा बना रहे हैं जिससे डायरेक्टली हुकूमत अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगाएगी, तो वो अदलिया की आज़ादी पर हमला ही होगा। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू अदील। और मैं बताता चलूँ कि यहाँ बात हो रही थी कि जी ये पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो हमें नज़र आया कि केस स्पेसिफिक लेजिस्लेशन जो है ना वो हो रही थी, इसलिए कि कहा यह जा रहा था कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जो नई फेडरल कोर्ट बनेगी उसमें फिर पीटीआई के जो केसेस हैं यानी मखसूस नशस्तों वाला केस है और जो इलेक्शन कमीशन से मुतालिक पार्टी रजिस्ट्रेशन वाला केस है, ये तमाम भी आइनी मामलात फिर उस कोर्ट में भेज दिए जाने चाहिए दिए जाने थे। और इसीलिए इसको जो है वो वकला तहरीक जो शुरू होने जा रही है उसके तमाम जो सरकर्दा लीडर्स हैं उन्होंने इस मंसूबे को और इस प्लान को जो है वो रिजेक्ट किया है, पहले ही रिजेक्ट कर दिया है कि किसी नए आइनी कोर्ट की ज़रूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये काम कर रही है। और जस्टिस मंसूर अली शाह के मुतालिक मैं आपको बता दूं कि इनका रास्ता रोकने की बात हो रही थी, तो जस्टिस मंसूर अली शाह वो वकील हैं जो लॉयर्स मूवमेंट में हामिद खान और ये मुनीर मलिक इन सब के साथ बतौर वकील लॉयर्स मूवमेंट में शरीक रहे। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह जब जस्टिस नहीं बने थे तो ये लॉयर्स मूवमेंट में हरावल दस्ता थे, ये हरावल दस्ता थे जस्टिस अतहर मनिल्लाह के साथ और दीगर जजेस के साथ मिलके ये इन्होंने लॉयर्स मूवमेंट को कामयाब कराया था। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अब उनके जो दीगर वकला साथी हैं वो उनको इस वक्त में वो काजी साहब की मोहब्बत में जस्टिस मंसूर अली शाह को भुला देंगे या उनको किसी मुश्किल में डालेंगे। इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि जी 26 तारीख को यानी 26 अक्टूबर को जो चीफ जस्टिस होंगे वो जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। थैंक यू।